अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी। ठीक है, कौन सा सेक्शन ले रहे हैं बेटा अपन? हाँ, क्या नाम है? सबसेक्शन 1 हमें यह बोलता है कि हर वो कंपनी जो प्रिस्क्राइब की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, हर वो कंपनी या क्लास ऑफ कंपनीज जो क्या की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है, किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब की गई है, तो ऐसी कंपनियों के लिए मैंडेटरी होता है कि वो अपने यहां होल टाइम के एमपी का अपॉइंटमेंट करें। ठीक है, वापस से लेते हैं। सेक्शन 203 हर कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 203 केवल उन्हीं कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होता है जैसा कि क्या किया गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है। बोल के बताएंगे, क्या बोला बेटा हमने? सेक्शन किससे रिलेटेड है? केएमपी के अपॉइंटमेंट के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हर कंपनी में केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है? बोले नहीं। जिन कंपनी पे 203 लगेगा उन्हीं पर अपॉइंटमेंट जरूरी है। एंड 203 कौन कौन सी कंपनीज पे लगता है वो हम देख लेते हैं। तो जिन कंपनी के उसके ऊपर क्या लग रहा है, 203, वो किसका अपॉइंटमेंट करेंगी? केएमपी में किस किसका अपॉइंटमेंट करेगी? पहला बोला है एमडी और सीईओ और मैनेजर। क्या समझ में आया? क्या सबका अपॉइंटमेंट जरूरी है? क्या सबका अपॉइंटमेंट जरूरी है? हाँ, कि इन तीनों में से किसी एक का जरूरी है? क्यों बेटा? तो यही लिखा है ना, हमें लिखा है एमडी और सीईओ, और मतलब इन तीन में से किसी भी एक को अपॉइंट कर ले, मतलब तीनों का अपॉइंटमेंट जरूरी। एंड इन देयर एब्सेंस होल टाइम डायरेक्टर लिखा है ऐसा। देखें क्या लिखा है, अगर इनमें से कोई नहीं है ना, इन देयर एब्सेंस किसका अपॉइंटमेंट करोगे? होल टाइम डायरेक्टर का। तो क्या चारों का होना जरूरी है? तो या तो आप क्या कर लो अपॉइंट, तो आपको सीईओ, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। या आप क्या अपॉइंट कर लो, तो आपको एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी नहीं है, चाहे तो कर सकते हैं। या आप क्या अपॉइंट कर लो, तो आपको सीईओ, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर रखना जरूरी नहीं है। बट अगर आपने इन तीनों का अपॉइंटमेंट, तीनों मतलब कौन कौन, तो फिर किसका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा? होल टाइम डायरेक्टर का। ठीक है, एंड हमने डेफिनेशन पढ़ते समय पढ़ाया था, ये हम वापस डिस्कस कर लेते हैं। क्या कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या कंपनी में एक से ज्यादा मैनेजर हो सकते हैं? एक से ज्यादा मैनेजर नहीं हो सकते। क्या कंपनी में एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, मैनेजर और एमडी एक साथ नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 196 सब सेक्शन 1 अभी हम पढ़ते हैं, एमडी और मैनेजर साथ में नहीं हो सकते। बट हमने पढ़ा था होल टाइम डायरेक्टर किसके जैसा होता है? आलू के जैसा, उसकी सब्जी सबके साथ बनेगी। तो आप मैनेजर के साथ होल टाइम डायरेक्टर रख सकते हो, सीईओ के साथ होल टाइम डायरेक्टर, एमडी के साथ होल टाइम डायरेक्टर तो आप रख ही सकते हो। तो 3 पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट हमने भी डिस्कस किया है ना। एंड उनमें जिन 4 पोस्ट का नाम दिया है, 4 में से किसी एक का ही अपॉइंटमेंट कंपलसरी है। चारों हम रखें ये जरूरी नहीं है। बट क्या हम चाहें तो चारों को अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, एमडी और मैनेजर नहीं होना चाहिए, बाकी आप सब रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। झगड़ा केवल किसमें है? एमडी और मैनेजर। अगर कंपनी में एमडी है तो कौन नहीं होगा? अगर कंपनी में कौन है तो कौन नहीं होगा? बाकी आपको जैसा कॉम्बिनेशन बनाना बना सकते हो। एक से ज्यादा एमडी बट एक से ज्यादा, ये डिस्कस कर लिया था अपन ने। सेकंड बोला है सीएस का अपॉइंटमेंट करना है। किसका अपॉइंटमेंट करना है? अब इसके साथ और वगैरह दिया है क्या कुछ? मतलब इसका अपॉइंटमेंट तो मैंडेटरी है, ये समझ में आया। एंड तीसरा दिया है सीएफओ। किसका अपॉइंटमेंट जरूरी है बेटा? सीएफओ का। इसके साथ भी और लिखा है क्या? ऑप्शन दिया है क्या? नहीं दिया, मतलब इसका अपॉइंटमेंट भी क्या है? जरूरी। तो देखा जाए, अगर हम लीगली देखें तो 3 जनों का अपॉइंटमेंट जरूरी है। इन 4 में से कोई एक, सीएस एंड सीएफ। क्या इनमें चॉइस है? सीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है। कौन सी कंपनी पर? जिस पर 203 लगेगा। 203 किस पे लगता है हम देख लेते हैं अभी।
ये पॉइंट आ गया समझ में अपने को? चलिए, अब कौन सी कंपनीज प्रिस्क्राइब्ड है वो हम देख रहे हैं, है ना? तो कंपनी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दी। कौन कौन सी कंपनी? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। कंपनी हमने दो पार्ट में डिवाइड करी है। कौन कौन सी कंपनी बेटा? लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, अब ये सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं 203, इसके साथ हमें पढ़ना है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सन 2014। बोलो, रूल का नाम क्या है? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ रूल्स 2014। उसका रूल 8 जो है, उसका रूल कौन सा है बेटा? वो प्रिस्क्राइब करता है कि किन किन कंपनी के ऊपर 203 लगेगा। सिंपल आपको कैसे लिखना वो अपन देख लेंगे, बट थोड़ा सा लीगल टेक्निकल जाकर पढ़ें वो भी अपन देख रहे हैं, है ना? तो रूल 8 जो है वो प्रिस्क्राइब करता है कि किन किन कंपनीज के ऊपर क्या लगेगा? 203 लगेगा। एंड रूल 8 ये बोलता है, रूल 8 ये बोलता है हर लिस्टेड कंपनी में होल टाइम केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है, चाहे उसकी पेडअप कैपिटल कितनी हो। पेडअप कैपिटल अपने को कंसीडर करना ही नहीं है। हमें क्या कंसीडर करना है? अगर कंपनी कैसी है तो फिर होल टाइम केएमपी का अपॉइंटमेंट क्या है? कंपल्सरी। पॉइंट आए हैं समझ में अपने को? ऐसा कहां लिखा है? रूल 8। रूल 8 काय का? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड, ठीक है। तो ये जो लिखा है ना कि 203 में कि हर कंपनी या क्लास ऑफ कंपनीज जैसा कि क्या किया जाए? प्रिस्क्राइब किया जाए। तो दैट प्रिस्क्राइब कहां दिया हुआ है? रूल 8 में। ये पॉइंट आया समझ में? एंड रूल 8 के अकॉर्डिंगली क्या बोला है? अगर कंपनी कैसी है, अगर कंपनी कैसी है तो होल टाइम केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। मतलब कम से कम कितने जने? ज्यादा रख सकते हैं, कम? हाँ, किस किस को जरूरी है? या तो एमडी या और अगर इन तीनों में से कोई भी तो फिर सीएफओ। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? चलिए, फिर क्या बोला है? अनलिस्टेड कंपनी कितने? अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जो प्रिस्क्राइब की गई हैं, जिन्हें 203 के अकॉर्डिंगली किसका अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा? मतलब केएमपी का अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा था ना कि हर वो कंपनी जो प्रिस्क्राइब की गई हो वो अपॉइंटमेंट करेगी। तो मैंने आपको बोला था वो प्रिस्क्राइब कहां किया गया है? रूल 8 एंड 8A में। अब हम देखते हैं, है ना? चले, अब हम ये देख रहे हैं कौन सी कंपनीज प्रिस्क्राइब है, कौन सी कंपनी प्रिस्क्राइब है अंडर सेक्शन 203 जिन्हें केएमपी का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है ना? वापस से बोलूंगा मैं एक बार, कौन सी कंपनी प्रिस्क्राइब है अंडर सेक्शन 203 जिन्हें सीएस का अपॉइंटमेंट करना क्या है? कंपल्सरी। वो हम देख रहे हैं, है ना? देखिए, कंपनी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, लिस्टेड कंपनी एंड दूसरी है अनलिस्टेड कंपनी। जो कंपनी प्रिस्क्राइब की गई है जिन्हें सीएस का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, जो प्रिस्क्राइब कंपनी है जिन्हें किसका अपॉइंटमेंट करना जरूरी है? सीएस का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है, उसे हमने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में, लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी। अब अगर वो बोला लिस्टेड कंपनी है, अगर वो कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है, तो उसे सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है। केएमपी का अपॉइंटमेंट करना जरूरी मतलब वही जो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी। कौन? एमडी ले लो, सीईओ ले लो या मैनेजर ले लो। ये नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर, फिर सीएस का अपॉइंटमेंट, फिर सीएफओ का अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो जितने केएमपी बताए गए हैं सेक्शन 203 में सबका अपॉइंटमेंट जरूरी हो जाएगा अगर कंपनी कौन सी है? लिस्टेड। तो इनका होल टाइम केएमपी होना जरूरी है। कौन सा वर्ड दिया बेटा हमें? होल टाइम। मतलब ये पार्ट टाइम काम नहीं करेंगे, ये कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में रहेंगे, तो होल टाइम केएमपी का होना जरूरी है। जो वर्ड दिया ना होल टाइम केएमपी, तो होल टाइम केएमपी मीन्स ये पार्ट टाइम काम नहीं करेंगे, कंपनी में होल टाइम बेसिस पर रहेंगे। ये 3 कैटेगरी के पर्सन रखना जरूरी है अगर हमारी कंपनी कौन सी है? लिस्टेड।
अगर लिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल नहीं देखना है। पेड अप कैपिटल कितनी भी हो इससे मतलब नहीं। पेड अप कैपिटल 1 करोड़ हो, चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़ हो, इनका अपॉइंटमेंट जरूरी है। अगर स्टेटस लिस्टेड का है तो पेड अप कैपिटल नहीं देखनी है। पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया दिया है किसके लिए? अनलिस्टेड कंपनीज के लिए। पेड अप कैपिटल का क्राइटेरिया कहां दिया बेटा? तो बोले अनलिस्टेड कंपनी के लिए पेड अप कैपिटल का हमें क्राइटेरिया दिया है, वो मैं आपको बताता हूं। लिस्टेड कंपनी का समझ में आ गया अपने को? तो अगर कंपनी लिस्टेड है तो कौन सा रूल लगता है? रूल 8। अगर कंपनी लिस्टेड है तो अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपी का कौन सा रूल लगता है? 8 लगता है। रूल 8 के अकॉर्डिंगली आपको इन केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है, चाहे पेड अप कैपिटल कितनी ही क्यों ना हो। लेकिन अगर हमारी अनलिस्टेड कंपनी है तो पब्लिक है तो रूल 8 लगेगा, प्राइवेट है तो रूल 8A लगेगा। अगर हमारी अनलिस्टेड कंपनी को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पब्लिक और प्राइवेट। अब अगर हमारी पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो रूल 8 लगता है, प्राइवेट अनलिस्टेड कंपनी है तो 8A लगता है। दोनों में डिफरेंस क्या है बता रहा हूं ना मैं। तो देखिए, अगर पब्लिक कंपनी है तो चेक करो, क्योंकि हर अनलिस्टेड कंपनी को अपॉइंटमेंट करना जरूरी नहीं होता है। अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो पेड अप कैपिटल चेक करेंगे। पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। पेड अप कैपिटल अगर कितनी है? 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो फिर केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है, होल टाइम केएमपी का। केएमपी मतलब वही 3 कैटेगरी के पर्सन, एमडी, मैनेजर या सीईओ या होल टाइम डायरेक्टर, है ना। सीएस का रखना जरूरी है एंड सीएफओ, वो भी होल टाइम बेसिस पर। होल टाइम का मतलब समझा दिया मैंने आपको। लेकिन अगर हमारी प्राइवेट कंपनी है तो रूल 8A लगता है। वो भी बोलता है कि अगर पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, पेड अप कैपिटल कितनी हो बेटा? 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, तो केवल सीएस का अपॉइंटमेंट करना है। हमें यहां बाकी केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं है। रूल 8 और 8A में डिफरेंस यही है। रूल 8 जहां लगता है वहां सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। जैसे यहां रूल 8 लग रहा है, यहां पे भी रूल 8 लग रहा है, तो सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। सारे केएमपी मतलब तीनों कैटेगरी। तीनों कैटेगरी मतलब वही एमडी या सीईओ या मैनेजर। नहीं है तो होल टाइम डायरेक्टर। ये एक कैटेगरी हुई, है ना। दूसरा सीएस हुआ, तीसरा सीएफओ हुआ। बट प्राइवेट कंपनी जो अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, उसके ऊपर भी प्रोविजन तभी लगते हैं जब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो। बट उसे सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट नहीं करना है, उसे केवल होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करना है। तो 8 और 8A में डिफरेंस समझ में आया। जहां 8 लग रहा है वहां सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है, मतलब ये 3 कैटेगरी के पर्सन। बट जहां रूल 8A लग रहा है वहां पर केवल सीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है, बाकी का अपॉइंटमेंट कंपल्सरी नहीं है। हाँ, हमारी इच्छा हो तो हम कर सकते हैं। तो हम हमारी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति से तो हम तीनों अपॉइंटमेंट, किसी का भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। बट मैंडेटरी कब है? जब पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सीएस का अपॉइंटमेंट। अब फाउंडेशन में आप ये पढ़कर आए होंगे, 2 लिमिट पढ़ी होगी आपने, 5 करोड़ की एंड 10 करोड़ की। आपको याद आ रहा है? फाउंडेशन के अंदर आपने लिमिट पढ़ी होगी। कौन कौन सी लिमिट पढ़ी? 5 करोड़ वाली और 10 करोड़ वाली। लेकिन 3 जनवरी 2020 को, है ना, 3 जनवरी 2020 को जो अमेंडमेंट आया 8A में, 3 जनवरी 2020 को जो अमेंडमेंट आया है काय में 8A में, उसमें वो 5 करोड़ वाली लिमिट को हटा दिया है ना। जो आपने लिमिट पढ़ी होगी 3 जनवरी 2020 के पहले, इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूं आप फाउंडेशन क्लियर करके आए हैं। जब आपने फाउंडेशन क्लियर किया था दिसंबर के एग्जाम में, तो उसके पहले जो आपने लिमिट पढ़ी थी वो लिमिट क्या थी? 5 करोड़ और 10 करोड़ वाली। वो दोनों आपस से मैं नहीं बोल रहा, बट वो 5 करोड़ वाली लिमिट, अभी ये डेट आप याद रखें, अच्छा रहेगा। 3 जनवरी 2020 को जो अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट के अंदर, 3 जनवरी 2020 को जो अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट के द्वारा वो 5 करोड़ वाली लिमिट हटा दी जो आपने फाउंडेशन में पढ़ी थी। फाउंडेशन बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वही आप ये पढ़कर आए होंगे, तो हमें वो ध्यान में रखना फाउंडेशन में पढ़ी थी। अब हम ये डेट ध्यान रखेंगे, इस डेट से लिमिट प्राइवेट पब्लिक दोनों के लिए 10 करोड़ हो गई है। नहीं तो आपने पहले क्या पढ़ा था कि प्राइवेट
में केवल सीएस जरूरी 5 करोड़ या उससे ज्यादा। पब्लिक में आपने दो चीज पढ़ी थी कि पब्लिक अनलिस्टेड है 5 करोड़ से ज्यादा, 10 करोड़ से कम है तो केवल सीएस, वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो केएमपी, यही पढ़ा था आपने। अब वो 5 करोड़ में बिल्कुल नहीं बता रहा हूं, बिल्कुल हट चुकी है, वो दुनिया से ही हट गई है। अब सीधे लिमिट दोनों के केस में 10 करोड़ हो गई है कि प्राइवेट कंपनी में भी सीएस का अपॉइंटमेंट करना जरूरी है अगर पेड अप कैपिटल कितनी है 10 करोड़ या उससे ज्यादा। पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है तो भी सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है अगर पेड अप कैपिटल कितनी 10 करोड़ या उससे ज्यादा, और अगर लिस्टेड है तो पेड अप कैपिटल देखनी नहीं, सबका अपॉइंटमेंट जरूरी है। ये थोड़ा मैंने टेक्निकल बताया। सिंपल वर्ड में पढ़े तो अगर प्राइवेट कंपनी है, सिंपल वर्ड में अगर हम पढ़े, कंक्लूजन देखिए, प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल चेक करो, बिना पेड अप कैपिटल के 203 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब अगर प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल कितनी 10 करोड़ या उससे ज्यादा तो रूल 8A लग जाएगा। वापस से बोलेंगे, अगर प्राइवेट कंपनी है एंड पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो रूल कौन सा लग जाएगा 8A। और अगर रूल 8A लग गया तो केवल सीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है, होल टाइम सीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है। इसका मतलब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, इनका अपॉइंटमेंट किया जाए, ये जरूरी नहीं है भले पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। फिर दूसरा आपने देखा पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी अगर लिस्टेड है, पब्लिक कंपनी कैसी अगर लिस्टेड है तो पेड अप कैपिटल आपको देखना ही नहीं देखना है। लिस्टेड का स्टेटस उसका है तो फिर सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। जहां सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है मतलब कौन सा रूल लग रहा है 8। वापस से हमने देखा हमारी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी कैसी अनलिस्टेड है, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो रूल 8 लग जाएगा। जहां रूल 8 लग गया वहां सबका अपॉइंटमेंट जरूरी है। फिर से सिंपल दो चीजें बता रहा हूं मैं, है ना। रूल 8A लगेगा तो केवल सीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है एंड रूल 8A केवल प्राइवेट कंपनी पे लगता है। सिंपल वर्ड में समझ में आपको क्या बोला मैंने। अगर रूल यही ले लो, अगर प्राइवेट कंपनी है ना, अगर कौन सी कंपनी प्राइवेट है ना तो रूल 8A लगेगा, और अगर रूल 8A लग गया तो पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो केवल सीएस का अपॉइंटमेंट जरूरी है। जहां रूल 8 लगा वहां सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। जहां रूल 8 लगा वहां सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। रूल 8 कब लगेगा, या तो कंपनी लिस्टेड है, अगर कंपनी लिस्टेड है पेड अप कैपिटल नहीं देखना है, बट अगर कंपनी कैसी है अनलिस्टेड तो आपको पेड अप कैपिटल देखनी है। पेड अप कैपिटल अगर कितनी है 10 करोड़ या उससे ज्यादा तो सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। लास्ट टाइम कंक्लूड करूंगा, सिंपल वर्ड में प्राइवेट कंपनी है रूल 8A लगेगा। कब लगेगा, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो केवल किसका अपॉइंटमेंट जरूरी है सीएस का। बाकी का अपॉइंटमेंट हम हमारी इच्छा, श्रद्धा और भक्ति से करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी तो नहीं है। पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल कितनी है, पब्लिक कंपनी है तो आप देखो लिस्टेड है तो पेड अप कैपिटल नहीं देखना है, सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। बट अगर अनलिस्टेड है तो आप पेड अप कैपिटल देखो, आपने पेड अप कैपिटल देखी 10 करोड़ या उससे ज्यादा है तो सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। ये क्लियर हुआ। हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है। सपोज एक कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लिस्टेड कंपनी, पेड अप कैपिटल है 8 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से एक लिस्टेड कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल कितनी है 8 करोड़। तो किसका अपॉइंटमेंट जरूरी है, तो हमने सबसे पहले देखा कि स्टेटस ही काय का आ रहा है लिस्टेड का। अगर लिस्टेड का आ रहा है तो पेड अप कैपिटल तो हमें देखना ही नहीं है, सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट क्या हो जाएगा जरूरी। ये समझ में आया। जैसे हमें बोला है कंपनी कौन सी है, तो बोले ABC होटल्स लिमिटेड। अब प्राइवेट पब्लिक बोला है क्या, बोले नहीं, कुछ नहीं बोला है, तो हम लिखेंगे दोनों का आंसर। हमने सबसे पहले चेक किया कंपनी कौन सी है, तो बोले पब्लिक हो गई, ABC होटल्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी हो गई। अब लिस्टेड नहीं बताया तो चलो हम अनलिस्टेड मान लेते हैं। अनलिस्टेड है तो हम चेक करेंगे इसकी क्या पेड अप कैपिटल, तो बोला पेड अप कैपिटल कितनी है 11 करोड़। 11 करोड़ है तो सारे केएमपी का अपॉइंटमेंट जरूरी हो जाएगा। समझ में आया। बट यही ABC होटल्स लिमिटेड बोला है कि पेड अप कैपिटल कितनी है 1 करोड़, तो अनलिस्टेड कंपनी है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से कम है तो सेक्शन 203 लगेगा ही नहीं। और अगर सेक्शन 203 नहीं लगेगा किसी का भी अपॉइंटमेंट जरूरी नहीं। समझ में आया। जैसे कोको कोला ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, नाम सुना कंपनी का, क्या बोला मैंने, कोको कोला ब्रेवरेज प्राइवेट लिमिटेड, नाम से क्लियर है कंपनी कौन सी है, बोले प्राइवेट कंपनी है। क्या चेक करें, बोले पेड अप कैपिटल चेक करें, बोले पेड अप कैपिटल दी है 9.5 करोड़, बोले लगना ही नहीं है क्योंकि जब तक 10 करोड़ है उससे ज्यादा नहीं लगेगा। बोले पेड अप कैपिटल दिए 10 करोड़, बोले लग जाएगा। कंपनी कौन सी है, प्राइवेट, तो रूल कौन सा लगेगा 8A, और अगर रूल कौन सा लगा 8A तो आपको होल
फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट जरूरी है। ये चीज आई समझ में? तो ये चेंज हुआ है कौन सी डेट से? 3 जनवरी 2020 से। इसके पहले आप लिमिट पढ़कर आए होंगे 5 करोड़ और 10 करोड़ वाली, वो लिमिट हट चुकी है। अब ये लिमिट हमें याद रखनी है। चेयरपर्सन, हमें किसका अपॉइंटमेंट करना बेटा? चेयरपर्सन का। सब सेक्शन 1 ही पढ़ रहे हैं अपन अभी, है ना? हमें किसका अपॉइंटमेंट करना है? चेयरपर्सन मतलब चेयरमैन हमारा, है ना? बट क्योंकि वुमेन डायरेक्टर भी होती है कंपनी में, इसलिए चेयरमैन की जगह हमने यूनिसेक्स वर्ड ले लिया। कौन सा? चेयरपर्सन। ये समझ में आया अपने को? तो चेयरपर्सन कंपनी का जो एमडी या सीईओ है, बोलो बच्चों, कंपनी का जो कंपनी का कौन है जो उसे चेयरपर्सन अपॉइंट नहीं कर सकते। मतलब ये दोनों अलग अलग पर्सन होना चाहिए। जैसे मान लो एबीसी लिमिटेड है ना? कौन सी कंपनी बेटा? उसके एमडी हैं शर्मा जी। उसके एमडी कौन है? अब शर्मा जी को ही हम एबीसी लिमिटेड का चेयरपर्सन बनाना चाहते हैं। शर्मा जी को ही हम किसका क्या बनाना चाहते हैं? बना सकते हैं क्या? नहीं। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? वापस से, जैसे XYZ लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है? हाँ, उसमें भल्ला जी जो हैं वो सीईओ हैं। भल्ला जी जो हैं वो क्या हैं? और भल्ला जी को हम XYZ का क्या बनाना चाहते हैं? बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। प्राइमा फेसिया तो मना किया। तो हेडिंग ये लिखा ना आपका, चेयरपर्सन नॉट टू बी एमडी और सीईओ इन सर्टन केसेस। ये समझ में आया अपने को? अब हमें क्या बोला? हम तो चाहते हैं कि चेयरपर्सन को ही एमडी या सीईओ बनाए, या एमडी या सीईओ ही क्या बने हमारा चेयरपर्सन। लॉ में तो सीधे से मना किया है। इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ध्यान से समझ लेना। लॉ में तो क्या बोला है कि जो और जो कौन है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए। ये कहना चाह रहा है सीधे सीधे से वो भाई, वो बोल रहा है एमडी या सीईओ को क्या नहीं बनाओगे? इसका सिंपल मीनिंग यही ना, दोनों अलग अलग व्यक्ति होना चाहिए कि एमडी कोई और चेयरपर्सन कोई और हो, सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ये एक्सेप्शन बता रहा है कि अगर हमें एमडी या सीईओ को ही चेयरपर्सन बनाना है, अगर हमें किसको बेटा? या सीईओ को ही क्या बनाना है? पहला, अगर हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अदरवाइज परमिशन हो, अदरवाइज प्रोवाइडेड हो, तो हम बना सकते हैं। अगर हमारे काय में बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अदरवाइज परमिशन हो तो हम बना सकते हैं। मतलब आर्टिकल में परमिटेड था ना कि चेयरपर्सन एमडी या सीईओ भी हो सकता है, या एमडी सीईओ चेयरपर्सन हो सकता है, दोनों सेम पर्सन हो सकते हैं, इस आर्टिकल में लिखा था ना, तो हम कर सकते हैं। या क्या बोला है सेकंड पॉइंट में? कंपनी मल्टीपल बिजनेस नहीं करती हो। कंपनी क्या नहीं करती हो बेटा? मल्टीपल बिजनेस मतलब बहुत सारे बिजनेस एक साथ। नहीं समझ में आया? मल्टीपल मतलब क्या होता है? तो अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस करती है, बोलो बच्चों, अगर कंपनी क्या करती है, तो फिर चेयरपर्सन अलग इंसान होना चाहिए, एमडी सीईओ अलग इंसान होना चाहिए। बट अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस नहीं करती है, अगर कंपनी क्या नहीं करती है, तो दोनों व्यक्ति एक ही हो सकते हैं, है ना? तो हमने एक्सेप्शन पढ़ा, रिपीट करेंगे। क्या एक्सेप्शन पढ़ा? कि अगर हम चाहते हैं कि एमडी और एंड एक ही व्यक्ति बने, तो या तो अगर हमारे आर्टिकल में लिखा है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या कंपनी क्या नहीं करती हो तो हम कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल बिजनेस वाली कंपनी कर सकती है क्या? बोलो। अब मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बोलो बच्चों, कौन सी कंपनी है? वो मल्टीपल बिजनेस करती है। क्या करती है वो चाहती है कि चेयरपर्सन एंड एमडी या सीईओ एक ही व्यक्ति हो, वो कर सकती है कैसा? अब उसके लिए एक्सेप्शन दिए कि अगर हम मल्टीपल बिजनेस करते हैं, बोलो बच्चों, अगर हम
फिर भी चाहते हैं कि एमडी, सीईओ एंड चेयरपर्सन एक ही व्यक्ति हो? हमें मना किया था कि अगर आप कैसा बिजनेस करते हो तो आप ऐसा, बट हम तो मल्टीपल बिजनेस करते हैं और फिर भी हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बोले ठीक है, ये 3 कंडीशन कंप्लाई करो, कर लेना। ठीक है, पहला ये बोला है वो कंपनी उस क्लास से रिलेटेड होना चाहिए, जैसा कि कौन बताती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कंपनी उस, जैसा कि कौन बताती है? फिर उस कंपनी ने हर बिजनेस के लिए, उस कंपनी ने काय के लिए बेटा? सेपरेट सीईओ अपॉइंट किया है। उस कंपनी ने हर बिजनेस के लिए, बोलो बच्चों क्या बोला है? उस कंपनी ने हर बिजनेस के लिए क्या किया हो? सेपरेट सीईओ अपॉइंट किया है। तो मल्टीपल बिजनेस होने के बावजूद वो क्या कर सकती है? एमडी या सीईओ को ही चेयरपर्सन बना सकती। वापस से पहली कंडीशन, कंपनी क्या करती है? हर बिजनेस के लिए उसने, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जियो का भी काम है अपना, पेट्रोलियम रिफाइनरी भी अपनी। ठीक है, तो अब ये मल्टीपल बिजनेस हो गया। हम एक ही बिजनेस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्या? नहीं समझे आप? हम क्या कर रहे हैं? एक ही बिजनेस कर रहे हैं क्या? तो फिर आपने क्या करा? जियो के लिए अलग सीईओ अपॉइंट कर रखा है जो बिजनेस मैनेज करेगा, और पेट्रोल रिफाइनरी के लिए अलग सीईओ अपॉइंट कर रखा है जो पेट्रोल रिफाइनरी के पूरे बिजनेस को मैनेज करेगा। आप मल्टीपल बिजनेस करते हो, हर बिजनेस के लिए आपने अलग अलग सीईओ अपॉइंट कर रखा है, एंड आपकी कंपनी वो है जैसा कि किसने प्रिस्क्राइब किया है? अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब किया है? तो बोले ये प्रोविजन केवल पब्लिक कंपनी के लिए है। किसके लिए है बेटा? केवल, एंड उसकी पेडअप कैपिटल अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, बोलो बच्चों उसकी पेडअप कैपिटल कितनी है? एंड टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा है। एंड लिखा है बेटा, क्या लिखा है? एंड लिखा मतलब दोनों कंडीशन पूरी करनी है। तो रिलायंस की पेडअप कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ या उससे ज्यादा, एंड उसका टर्नओवर भी कितना है? एंड वो कैसा बिजनेस करती है? और हर बिजनेस के लिए उसने सेपरेट, तो फिर वो एक ही व्यक्ति को चेयरपर्सन एज वेल एज एमडी, सीईओ रख सकते हैं। ये कहानी समझ में आई कि अपने को इन पर क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं बेटा। रिपीट करना एक बार पूरा। चले, सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो वही एमडी, सीईओ, वाइस वर्सा भी हो गया क्या? कि जो वो क्या नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। पहले तो मना किया, फिर बोला बनाना है क्या? तो फिर एक काम करो, अगर आपके, बोलोगे तो याद होगा, अगर आपके, तो आप कर सकते हो यार, बट और आप आर्टिकल में प्रोविजन हो, या फिर आप क्या नहीं करते हो? अगर आप क्या करते हो तो आप नहीं कर सकते, बट अगर आप मल्टीपल बिजनेस तो आप कर सकते हो। फिर मल्टीपल बिजनेस वालों को एग्जम्पशन दे दिया। क्या बोला? कि अगर कंपनी क्या करती है और उस कैटेगरी से रिलेटेड है जो हर बिजनेस के लिए सेपरेट, तो फिर वो मल्टीपल बिजनेस होने के बावजूद एमडी या सीईओ को ही क्या बना सकती है? चेयरपर्सन। अब बोले कौन सी कंपनी प्रिस्क्राइब्ड है? तो बोले वो पब्लिक कंपनी जिसकी कितनी हो, एंड लिखा है, नॉर्मली और आता है ना, यहां एंड लिखा है। क्या लिखा है? एंड टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, तो आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ये सबसेक्शन 1 खत्म हुआ अभी। साफ कर दे। 3 सबसेक्शन 2। अभी तक अपन सबसेक्शन 1 पढ़ रहे थे, जितना पढ़ा था अपन ने, कहा था वो सबसेक्शन 1 में। अब कौन सा है? सबसेक्शन 2। क्या हेडिंग है सबसेक्शन 2 का? बोले केएमपी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कैसे होगा, है ना? तो बोले केएमपी का अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कहां करेंगे? केवल बोर्ड मीटिंग में। इसका अदरवाइज मीनिंग कैसे निकला? आरबीसी से नहीं करेंगे। ये पॉइंट आया समझ में? वापस से साफ साफ लिखा है, 203 सबसेक्शन 2 बोलता है कि केएमपी का अपॉइंटमेंट कौन करेगा?
नहीं बोलना है क्या तुमको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम बोर्ड मीटिंग में पढ़ चुके हैं, डिसीजन दो तरह से लेते हैं। कैसे कैसे? बोर्ड मीटिंग में, और इसके लिए लिखा है केवल कहां केवल, तो मतलब कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा? फिर नीचे पावर ऑफ बोर्ड्स, मीटिंग एंड पावर ऑफ बोर्ड्स वाले जो रूल्स दिए हैं उसका भी रूल नंबर 8 यही कहता है ना? मिला? इटैलिक में लिखा होगा क्या कि ये पावर केवल और केवल कहां एक्सरसाइज होंगे? बोर्ड मीटिंग में। कहां होंगे बेटा केवल? कैसे नहीं होंगे? आरबीसी से नहीं होंगे। नेक्स्ट सब सेक्शन 3। एक केएमपी जो है ना, वो कितनी कंपनियों का केएमपी बन सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी, है ना? प्रैक्टिकली भी बहुत काम आता है और एग्जाम में तो पूछते ही हैं। बोलो क्या हेडिंग है बेटा? एक केएमपी है ना वो, तो बोले एक पर्सन केवल एक कंपनी का ही क्या बन सकता है? होल टाइम केएमपी बन सकता है। ठीक है, बोल के बताएंगे बच्चों। क्या बोला है? एक पर्सन केवल। क्या आप एक से ज्यादा कंपनी के केएमपी बन सकते हो? तो ये पॉइंट मना कर रहा है ना? क्या बोल रहा है ये पॉइंट? एक पर्सन केवल एक ही कंपनी में क्या बनेगा? एक से ज्यादा कंपनी का केएमपी। ये समझ में आ गया अपने को? फिर इसका एक्सेप्शन दिया है, बोले वो है ना सब्सिडरी कंपनी का भी बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोले वो कंपनी की सब्सिडरी कंपनी में भी क्या बन सकता है? केएमपी। क्या मतलब हुआ? बोले जैसे आरआईएल है ना? कौन सी कंपनी है बेटा? आरआईएल। अब आरआईएल में मान लो शर्मा जी जो हैं वो सीईओ हैं। आरआईएल में कौन बेटा? कौन है? सीईओ। कोई डाउट इसके अंदर? अब ये होल टाइम केएमपी है नहीं क्या? कौन क्या है? अब आरआईएल की एक सब्सिडरी कंपनी है XYZ लिमिटेड। सब्सिडरी क्या होती है? जिसकी आधे से ज्यादा कैपिटल हमारे पास हो। अब तो वोटिंग राइट्स हो गया है, मोर देन हाफ ऑफ दी वोटिंग पावर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब रिलायंस के पास मान लो इसके 60% शेयर्स हैं। कितने परसेंट शेयर्स हैं? तो XYZ क्या हो गई? नहीं क्या? XYZ क्या हो गई? किसकी? तो शर्मा जी XYZ के भी सीईओ बन सकते हैं। शर्मा जी किसके बेटा? मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड। बोलो बच्चों कौन सी कंपनी है? रिलायंस के MD है मुकेश अंबानी। रिलायंस के MD कौन है बेटा? है ना? तो MD होने के कारण वो क्या हो गया? केएमपी। ही वॉज अपॉइंटेड एज केएमपी। कोई डाउट इसके अंदर? अब क्या कि रिलायंस के पास ABC की 40% कैपिटल है। रिलायंस के पास किसकी? एंड ABC मुकेश अंबानी को ही क्या बनाना चाहती है? MD। या यूं कहो केएमपी बनाना चाहती है, MD ना बोले। क्या बनाना चाहती है? बना सकती। क्यों? क्या इन दोनों में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है? नहीं समझा आप? एक्सेप्शन कब लगता है? केवल एक्सेप्शन कब लगता है? केवल तो आप सब्सिडरी में अपॉइंट हो सकते हो, किसी दूसरी कंपनी में नहीं हो सकते। अरे पॉइंट आया समझ में? एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप कितनी कंपनियों के कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो? एक के, एक से ज्यादा के, और दूसरी अपनी सब्सिडरी हुई तो इससे जवाब दो ना बेटे। क्या पागलो जिससे नहीं समझ में आया? जैसे टाटा मोटर्स लिमिटेड है, कौन सी कंपनी बेटा? उनका CS कौन है अपना? शर्मा जी। शर्मा जी CS है किसके? तो वो क्या केएमपी है? अभी बोला ना CS केएमपी। अब बोलो पागलो। ठीक है, अब टाटा मोटर्स लिमिटेड के पास 51% शेयर्स हैं A लिमिटेड के। एंड शर्मा जी इसके भी क्या बनना चाहते हैं? बन सकते हैं? पक्का? सही में? टाटा की 3 सब्सिडरी हैं B, C।
क्या तीनों में बन सकते हैं? हाँ, वहां सब्सिडरी लिखा, सब्सिडरीज लिखा है। सोच समझ के जवाब दिया करो ना, इसलिए। और ये ऐसे को ये ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, ये तो लिखा उन्होंने भी, वो तो तुमको भी समझ में आ रहा है, ये लिखा है। वो ऐसे पूछेंगे कि एक से ज्यादा सब्सिडरी है तो सब में बना दूं क्या? हाँ, तो वैसे तो बन सकता है, एक से ज्यादा सब्सिडरी तो उसमें भी बन सकता है, बट हमारे इंस्टीट्यूट ने, हमारा इंस्टीट्यूट मतलब उनका ऑब्जेक्शन है, उनका यही कहना है कि भाई जो सीएस है, क्योंकि वो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होता है ना, तो फिर आप एक ही सब्सिडरी में बन सकते हो, एक से ज्यादा सब्सिडरी के नहीं। ठीक है, ये हमारे इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्शन था, उनका सजेशन था, हमारे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन से एक तरह से, तो हमें ध्यान रखनी है क्या कि भाई एज अ कंपनी सेक्रेटरी हम होल्डिंग कंपनी में बन सकते हैं और उसकी केवल एक ही सब्सिडरी में बन सकते हैं। इफ हमारी होल्डिंग कंपनी की एक से ज्यादा सब्सिडरी है, सब में नहीं बन पाएंगे। बनना चाहिए क्या सब में? नहीं बे, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करवाओगे तुम, बहुत सारी सब्सिडरी में अकेले बन जाओगे, तो बाकी वो जो बाहर घूम रहे उनका क्या होगा? अच्छा है एक ही में परमिशन है, नहीं समझे? ठीक है ना। अब रिलायंस की तो हो सकता 50 सब्सिडरी हो, तो तुम अकेले में 50 की शक्ति लेके घूम रहे हो? नहीं, बाकी 49 की जॉब क्यों खराब करनी है अपने को? बनने दो उनको भी, कोई टेंशन नहीं। ये पॉइंट आया समझ में? खत्म करें इसको। चलो, कौन सा सबसेक्शन था? 3। क्या बोलता है? एक पर्सन केवल एक्सेप्ट इन सब्सिडरी कंपनी, है ना। बट क्या बोला? अगर एक से, तो फिर वो एक ही में बने, क्योंकि वो होल टाइम है ना, तो एक ही में बने, एक से ज्यादा में न बने। पॉइंट है क्या समझ में? कर लेंगे। चलें नेक्स्ट। सबसेक्शन 3 खत्म नहीं हुआ अभी, है ना। सबसेक्शन 3 का पहला पॉइंट पढ़ लिया अपन ने। अब जैसे हमारा जो केएमपी है, हमारा कौन है बेटा? जो वो किसी दूसरी कंपनी का केएमपी, बट बन सकता अगर वो दूसरी हमारी, यही पढ़ा हमने, एक बार बोल के बताओ। हमारी कंपनी का जो वो, बट अगर वो दूसरी हमारी, बट कितनी सब्सिडरी में बनेगा? क्लियर है? हमारी कंपनी का केएमपी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। हमारी कंपनी का केएमपी दूसरी कंपनी का डायरेक्टर। कितने तरह के पढ़े थे हमने? कौन कौन से? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या था? उसमें एमडी और होल टाइम डायरेक्टर आते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव कौन था? एंड हमने पढ़ा था 1% 165 सेक्शन, याद है? 1% कितनी कंपनियों का? 20 कंपनियों का क्या बन सकता है? उसमें से 10 से ज्यादा कंपनी पब्लिक नहीं होना चाहिए, या प्राइवेट जो पब्लिक की सब्सिडरी, या प्राइवेट जो पब्लिक की नहीं होना चाहिए। पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अब जैसे रिलायंस कंपनी है, उसका एमडी कौन है? मुकेश अंबानी। उसका एमडी कौन है? वो केएमपी है ना। तो नॉर्मली तो वो दूसरी कंपनी का केएमपी, बट दूसरी अगर तो बन सकता है, लेकिन वो बाकी कंपनीज में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बन सकता है ना, कि नहीं बन सकता है? क्योंकि डायरेक्टरशिप की लिमिट कितनी है? कितने की लिमिट है? तो अगला पॉइंट यही बोला है कि भाई केएमपी दूसरी कंपनियों का क्या बन सकता है? डायरेक्टर बन सकता है। एज पर सेक्शन 165 वो 20 कंपनियों में क्या हो सकता है? डायरेक्टर। तो वो बोला है वो दूसरी कंपनियों का क्या हो सकता है? डायरेक्टर हो सकता है। ये पॉइंट आया क्या समझ में? पूछ रहा हूं मैं कुछ, क्या समझ में आया बोलो? जैसे शर्मा जी रिलायंस के सीएस हैं, शर्मा जी रिलायंस के क्या हैं? तो क्या केएमपी हैं? हाँ, वो टाटा मोटर्स लिमिटेड के भी सीएस बनना चाहते हैं। कब बन सकते हैं?
अगर टाटा क्या है, क्या टाटा सब्सिडरी है? बन सकते हैं, बट वो टाटा के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। समझ में आया? एग्जाम्पल से क्लियर है। डायरेक्टर बनने के लिए क्या सब्सिडरी होना जरूरी है? बट केएमपी होने के लिए समझ में आया क्या आपको? अगेन एक एक्सेप्शन है ना। हम किसी पर्सन को एमडी बनाना चाहते हैं। सबसेक्शन 3 ही चल रहा है अभी। हम किसी पर्सन को चालू करें। हम किसी पर्सन को क्या बनाना चाहते हैं? हम कौन? ऑब्वियसली कंपनी है ना। तो आरआईएल है, वो शर्मा जी को क्या बनाना चाहती है? जबकि शर्मा जी ऑलरेडी ओनली वन मोर कंपनी के क्या है? एमडी या मैनेजर। एमडी ऑब्लिक मैनेजर लिखा होगा ना। वापस से, हमारी कंपनी कौन सी? हम किसी ऐसे पर्सन को जो ऑलरेडी क्या है? एमडी या किसी तो मना किया था आपको मत करना, सब्सिडरी है तो। बट अभी एक्सेप्शन दिया कि सब्सिडरी नहीं है तो भी कर सकते हैं। नहीं समझा? पहले तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड मना किया था ना, एक पर्सन एक ही कंपनी का केएमपी होगा, दूसरी अगर तो हो सकता है, बट अगर सब्सिडरी तो केवल एक्सेप्शन एमडी के लिए दिया। मैंने केएमपी नहीं बोला बेटा, ये केवल एक्सेप्शन किसके लिए है? सारे केएमपी के लिए नहीं है। ध्यान से समझ लेना, ये जो एक्सेप्शन मैं पढ़ा रहा हूं, इट बिकम्स एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ, सो इफ अ कंपनी अपॉइंट करना चाहती है एनी पर्सन एज हु इज ऑलरेडी एमडी और इन नॉट मोर देन वन कंपनी, तो क्या बना सकती है क्या? वो मैं बता रहा हूं आपको। हेडिंग समझ में आया क्या? ये पॉइंट केवल एमडी का है बेटा, ये पॉइंट केएमपी का नहीं है। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला? ये पॉइंट केवल काहे का नहीं है? ये सीएस का नहीं है कि अगर मैं किसी कंपनी का सीएस हूं और दूसरी सब्सिडरी नहीं है तो भी उसका सीएस बन जाऊं क्या? उसका एक्सेप्शन नहीं है। ये केवल एक्सेप्शन किसका है? और किसी का एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर कंपनी वांट्स टू अपॉइंट अ पर्सन एज एन, बट दैट पर्सन इज ऑलरेडी एमडी और इन ओनली वन मोर कंपनी, क्या वो ऐसा कर सकती है? हां, अगर वो ये 3 कंडीशन पूरी करती है तो वो ऐसा कर सकती है। अगर वो ये 3 कंडीशन पूरी करती है तो पहला, ये कंपनी जो डिसीजन लेगी ये अपॉइंट करने का, क्या लेगी बेटा? जो वो कौन लेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन लेंगे? कहां पर? कैसे नहीं, एंड इसमें लगेगी कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली डायरेक्टर्स मेजॉरिटी से डिसीजन लेते हैं, बट पूरे कंपनी एक्ट में 3 मैटर ऐसे हैं जिसमें सारे डायरेक्टर की कंसेंट लगती है। एक हमने पढ़ा था 186, याद आया? दूसरा लिखवाया था 203। ये वही 203 तो पढ़ रहे हैं अपन, ये वही 203 पढ़ रहे हैं। पूरे 203 की बात नहीं कर रहा हूं, केवल इतने पे लगता है, पूरे 203 पे नहीं लगता है, केवल इस पॉइंट पर। एंड तीसरा बताया था मैंने डिबेंचर ट्रस्टी के केस में, वो डायरेक्ट लिखा इसलिए था ताकि कनेक्ट कर सके। तो यहां पर यही है, अगर आप किसी पर्सन को क्या बनाना चाहते हो? एमडी, जबकि वो पहले से ही क्या है, तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी सर्कमस्टांसेस में आप कर सकते हो, बट आपको 3 कंडीशन कंप्लाई करना है। पहला क्या? डिसीजन कौन लेगा? कहां पर? कैसे नहीं? एंड मीटिंग में जितने भी सबकी क्या लगेगी?
जिसको हम यूनेनिमस बोलते हैं, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। यूनेनिमस लिखना नहीं, लिखेंगे क्या? कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स प्रेजेंट। लिखोगे क्या? यूनेनिमस नहीं लिखोगे, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। इसका मतलब भी मैं 186 में समझा चुका हूं तुम लोगों को, ठीक है? जैसे हमने पढ़ा था, कंपनी में 12 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर हैं? मीटिंग में 11 आए हैं, 11 की 11 हां कह रहे हैं। रेजोल्यूशन पास है फेल है? क्यों? 12 डायरेक्टर की होनी चाहिए ना। कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं। कितने डायरेक्टर हैं? मीटिंग में भी 15 आए हैं, 14 हां कर रहे हैं, एक मना कर रहा है। कंपनी में 15 डायरेक्टर हैं, मीटिंग में भी 15 आए हैं, 14 हां कर रहे हैं, एक न्यूट्रल है, ना हां कर रहा है ना कर रहा है। तो ये सारी चीजें मैं पहले भी समझा चुका हूं 186 में, वो चेंज नहीं हो जाएगी। जितने डायरेक्टर आए थे सबकी हां चाहिए। अगर एक भी ना कह रहा है या न्यूट्रल भी है, उसने अपनी कंसेंट, तो ये पॉइंट आएगा नहीं ना, कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट। इफ 15 डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट, देन वी मस्ट हैव कंसेंट ऑफ ऑल ऑफ देम। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, वो ऑलरेडी केवल एक ही कंपनी का एमडी या मैनेजर हो, एक से ज्यादा का नहीं। वो ऑलरेडी केवल एक ही कंपनी का एमडी या मैनेजर हो, एक से ज्यादा का नहीं। एंड तीसरा, जब आप ये बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे, कौन सी वाली? अपॉइंटमेंट के लिए आप क्या कॉल करोगे? तो उसकी स्पेसिफिक नोटिस सारे डायरेक्टर्स को जाना चाहिए, जो डायरेक्टर्स कहां पर है? इंडिया में। एंड इसके साथ ही प्रपोज्ड रेजोल्यूशन की कॉपी भी आपको सारे डायरेक्टर्स को भेजना पड़ेगी। क्या बोर्ड मीटिंग के साथ एजेंडा देना जरूरी होता है? वेरी गुड। क्या बोर्ड मीटिंग के साथ एजेंडा देना जरूरी है? इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है। ये एक्सेप्शन उस पॉइंट का। हमने ही पढ़ा था ना, कंपनीज एक्ट के हिसाब से बोर्ड मीटिंग का एजेंडा देना जरूरी, किसके हिसाब से जरूरी? बट इस मैटर पर तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी देना पड़ेगा। वो यही तो बोल रहा है, स्पेसिफिक नोटिस दो, नोटिस में बताओ कि ऐसे पर्सन को हम एमडी बना रहे हैं जो ऑलरेडी एमडी या मैनेजर है, उसका रिजोल्यूशन दो। मतलब आप तो क्या दे रहे हो? एजेंडा। जबकि हमने तो पढ़ा था बोर्ड मीटिंग का एजेंडा नहीं देते हैं, कंपनी सेट के हिसाब से कंपलसरी नहीं है, एसएस के हिसाब से है, बट ये उस पॉइंट का एक्सेप्शन है। यह आपको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या? आप क्या कॉल करोगे? जिसकी स्पेसिफिक नोटिस, लिखा ना साफ साफ, देखो तीसरे पॉइंट में लिखा होगा, क्या लिखा? स्पेसिफिक नोटिस एंड रिजोल्यूशन किसको देंगे? सारे डायरेक्टर्स को, जो कहां है? इंडिया। फिर क्या होगी? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग में जितने भी डायरेक्टर्स, सबकी क्या ले लेंगे? एंड ये ध्यान रखेंगे कि वो व्यक्ति केवल एक से। चल, अब मान लो मान लो शर्मा जी जो थे वो ऑलरेडी टाटा मोटर्स लिमिटेड के एमडी थे। किसके एमडी थे? उनका अपॉइंटमेंट किसने कर लिया? तो आरआईएल ये प्रोविजन कंप्लाई करेगी कि टाटा? आरआईएल कर लिया। नाउ शर्मा जी इज एमडी इन 2 कंपनीज। कौन कौन सी? कौन कौन सी? XYZ भी उन्हें एमडी बनाना चाहती है, वो डिमांड है उनको। क्यों? वो भी बोर्ड मीटिंग कॉल कर लेगी, ये कर लेगी, बट ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्या बोला इस पॉइंट में? नाउ ही इज ऑलरेडी एमडी इन 2 कंपनीज, या यूं कहो मोर देन 1 कंपनीज। एक ही की छूट है, एक ही एग्जम्पशन में है। अब अगर वो ऑलरेडी कितनी पोजीशन में आ चुका है, अब तीसरी कंपनी नहीं कर सकती तीसरी कंपनी। वो भले ही बोर्ड मीटिंग में सबकी कंसेंट ले ले तो भी नहीं कर सकती। पॉइंट आया समझ में? बहुत पूछते हैं एग्जाम में, उसको रिवाइज करना एक बार। क्या बोला? बोल के बताओ कि अगर हमारी कंपनी कौन सी थी? वो किसी क्या बनाना चाहती है? कौन सा पर्सन है? वो ऑलरेडी क्या है? टाटा मोटर्स के एमडी, केवल टाटा के ही हैं, तो क्या कर सकती है?
अगर वो ये सॉरी नाखून मत खा, बोल, समझ में आ रहा तेरे को? हाँ बोल। तो पहली कंडीशन क्या? हालांकि ऊपर नीचे पॉइंट लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट अपन ने ले लिया कि सबसे पहले अपन बोर्ड मीटिंग कॉल करेंगे, क्योंकि वो डिसीजन आरबीसी से एंड बोर्ड मीटिंग की क्या करना पड़ेगी, और रेजोल्यूशन भी देना पड़ेगा। किसको? सारे जो कहां है, इंडिया में। फिर बोर्ड मीटिंग में एंड ये इंश्योर किया जाए कि वो केवल एक से ज्यादा का नहीं हो जाएगा। ये सबसेक्शन 3 खत्म। सबसेक्शन 4 क्या हेडिंग है बोलो? सब्सिडरी में तो वैसे ही हो जाएगा ना। क्या लिखा है? वो ऑलरेडी एमडी हो सकता है या तो मान लो अगर शर्मा जी मैनेजर है टाटा मोटर्स में, शर्मा जी क्या है काय में, तो रिलायंस उन्हें एमडी बना सकती, मैनेजर नहीं बना सकती। समझे आप क्या बोल रहा हूं? शर्मा जी ऑलरेडी टाटा मोटर्स के या तो क्या है, या तो रिलायंस उन्हें एमडी बना सकती है। क्या बना सकती है? मैनेजर बनाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं ये पॉइंट स्पेसिफिकली किसका है? एमडी का। बट हां ऑलरेडी में दोनों वर्ड लिखे कि वो ऑलरेडी एमडी या क्या है, मैनेजर। तो जैसे शर्मा जी रिलायंस के एमडी बनना चाहते हैं, जबकि वो टाटा के क्या हैं, क्या है, बन सकते हैं, प्रोवाइडेड रिलायंस ये तीनों कंडीशन पूरी करे। बट अगर वो टाटा मोटर्स के एमडी या मैनेजर हैं एंड रिलायंस उन्हें मैनेजर बनाना चाहती है, उस पर नहीं है ये पॉइंट। ये पॉइंट केवल एमडी के अपॉइंटमेंट का है। साफ साफ मैंने बेटा स्टार्टिंग में इसलिए बोल दिया था, ये पॉइंट केवल किसके अपॉइंटमेंट का है? एमडी के अपॉइंटमेंट का है। सिंपल है, बट छोटी छोटी बहुत सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कोई टफ नहीं है ना, लैंग्वेज टफ है कुछ भी नहीं है, बट थोड़ी थोड़ी सी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं, वो आपको ध्यान रखना है बस। आगे बढ़े अपन। 4 नेक्स्ट क्या दिया बेटा? सबसेक्शन 4 है ना। क्या हेडिंग है सबसेक्शन 4 का? फिलिंग, फाइलिंग नहीं है बेटा, फिलिंग है ना। हो जाता है कभी कभी कंफ्यूजन फाइलिंग और फिलिंग में, क्योंकि एक जैसी स्पेलिंग होती है। बट अपन वैकेंसी फाइल करेंगे क्या? वैकेंसी अपन फिल इन द ब्लैंक्स करते थे ना बचपन में। अब हमने किसका अपॉइंटमेंट कर दिया? केएमपी का। वो पागलों बोलो, हमने किसका अपॉइंटमेंट कर दिया? अब उसकी पोस्ट वेकेंट हो गई किसी भी कारण से। वैकेंसी मतलब क्या? नहीं बोलना है क्या तुमको? वैकेंसी मतलब क्या? पोस्ट खाली हो गई ना, वेकेंट हो गई ना। जैसे डेथ हो गई, रिजाइन करके चला गया, हमने भगा दिया, डिस्क्वालिफाइड हो गया, तो फिर वैकेंसी को हमको क्या करना है? फिल के फाइल फिल करना है 6 महीने में। कितने महीने में? कितने महीने में? कब से? जब वो वैकेंसी हुई थी तब से 6 महीने। जैसे आप रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी हो, अब ये सोच रहे हो कि रिलायंस का क्या होगा? नहीं, तो आप रिलायंस के क्या हो? कंपनी सेक्रेटरी। आपने रिलायंस की जॉब छोड़ दी। क्यों? टाटा में अच्छा ऑफर मिल रहा था, छोड़ दी हमने। अब रिलायंस में जैसे ही आपने एज अ सीएस जॉब छोड़ी, वहां पर क्या हो गई? वैकेंसी। तो रिलायंस को उस वैकेंसी को कितने महीने में फिल कर देना है? 6 महीने। कब से? जब वैकेंसी हुई थी। वैकेंसी का कारण कुछ भी हो सकता है, डेथ हो जाए, डिस्क्वालिफाइड हो जाए, रिजाइन कर दें, रिमूव कर दें, एनीथिंग। ठीक है। सबसेक्शन 4A ये नया जोड़ा है, जो कि बोलता है ये प्रोविजन गवर्नमेंट कंपनी पर नहीं लगते हैं, है ना। केवल ध्यान रखने का ही है। सबसेक्शन 4A ये नया जोड़ा है, आपके मॉड्यूल में है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। हाँ वेरी गुड, मतलब अपडेटेड आपका मॉड्यूल। तो ये नया जोड़ा है और ये बोलता है क्या? गवर्नमेंट कंपनी पर ये चारों सबसेक्शन नहीं लगते हैं। एक लाइन में याद रखेंगे, है ना। फिर सबसेक्शन 5 पेनल्टी बताता है। सबसेक्शन 5 क्या बताता है? पेनल्टी बताता है। काई की पेनल्टी? बोले अगर 203 के अकॉर्डिंगली आपको केएमपी का अपॉइंटमेंट करना था, और अगर आपने केएमपी का अपॉइंटमेंट नहीं किया, कंपनी पर 5 लाख रुपए का फाइन लगता है।
कंपनी पर कितने का फाइन लगता है, एंड डायरेक्टर और केएमपी जिनको प्रोविजंस कंप्लाई करने थे उन पर 50,000 का फाइन एंड फर्दर 1,000 रुपए पर डे का फाइन लगेगा जब तक ऑफेंस कंटिन्यू रहेगा, जब तक ऑफेंस क्या रहेगा, कंटिन्यू। समझ में आया अपने को? पेनल्टी याद करेंगे, हर पेनल्टी याद करने की नहीं बोलूंगा मैं, बट 5-7 सेक्शन की बोलूंगा, ये पेनल्टी याद करनी है। बोल के बताएं क्या बोला है? अगर 203 के प्रोविजंस का क्या हुआ है तो 5 लाख की पेनल्टी है, किस पर, कंपनी पर, और डायरेक्टर और केएमपी पर कितनी है, 50,000, और जब तक ऑफेंस, जब तक डिफॉल्ट कंटिन्यू तब तक 1,000 रुपए पर, बट मैक्सिमम 5 लाख, बट मैक्सिमम 5 लाख। ये समझ में आया? 203 खत्म। 196 क्या दिया है? अपॉइंटमेंट ऑफ कौन कौन, एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर। इन तीनों के लिए बेटा एक कॉमन वर्ड यूज होता है, एमपी, मैनेजरियल पर्सन। केएमपी नहीं, केएमपी में तो वो भाई बहन थे सब, इंक्लूडिंग सीएस एंड सीएफओ, सीईओ। इनके लिए हम एक कॉमन वर्ड बोल सकते हैं एमपी। एमपी मतलब की मैनेजरियल पर्सन नहीं, मैनेजरियल पर्सन। ठीक है, अब हम जो प्रोविजन पढ़ेंगे 196, 7, 8 वो केवल और केवल इन 3 पर लगेंगे। कौन कौन 3 है? एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर। जितने भी प्रोविजन में पढ़ाऊंगा वो इन तीनों पर लगेंगे। इन तीनों के लिए कॉमन वर्ड आप बोल सकते हो मैनेजरियल पर्सन। ये पॉइंट आया समझ में अपने को? तीनों के लगभग प्रोविजन सेम है। डिफरेंस हमने डेफिनेशन में देखा था। क्या डिफरेंस देखा था? एमडी का क्या होना जरूरी है, जबकि मैनेजर का डायरेक्टर होना जरूरी, एंड होल टाइम डायरेक्टर भी क्या होता है, डायरेक्टर। फिर एमडी के पास क्या होते हैं, होते हैं कि दिए जाते हैं? 3 तरीके पढ़े थे कि 4 पढ़े थे? कौन कौन से? आर्टिकल और जबकि मैनेजर के पास उसकी पोजीशन के कारण होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर के पास तो होते ही नहीं है। ये पढ़ा था। होल टाइम डायरेक्टर क्या काम करता कहीं नहीं बताया, ठीक है। बट अगर होल टाइम डायरेक्टर को मैनेजमेंट के पावर दे दोगे तो क्या बन जाएगा, एमडी मैनेजर दोनों बन जाएगा, बन जाएगा ना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कंपनी में एक से ज्यादा एमडी हो सकते हैं, एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर, एक से ज्यादा मैनेजर। लॉजिक उसका समझाया था मैंने कि मैनेजर में क्या लिखा है, होल और सब्सटेंशियली होल, इसलिए वो एक ही रहेगा। जबकि एमडी में सब्सटेंशियल पावर लिखा है, होल टाइम डायरेक्टर में तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये लिखा है डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अब ठीक है। अब सब सेक्शन 1 हम पढ़ चुके हैं 196 का, जो कि यही बोलता है या तो कंपनी में एमडी होगा या कंपनी में कौन होगा, मैनेजर। दोनों पोस्ट एक साथ नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अभी हमने जो रिवाइज किया वो इसी के रिलेशनशिप में आप मान सकते हैं। सबसेक्शन 1 यहीं से अपन ने वो चीज पढ़ी थी 203 पढ़ते हुए, एंड यही है क्या कि नो कंपनी शैल अपॉइंट एमडी एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली। या तो कंपनी में कौन होगा या कौन होगा। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी एमडी है, तब कोई भी व्यक्ति रिलायंस में, वेरी गुड। जैसे एबीसी लिमिटेड में शर्मा जी मैनेजर हैं, तो अब कोई भी एमडी नहीं बन सकता। कहां का, एबीसी का। ये पॉइंट आया समझ में अपने को, हो जाएगा ये। एक से ज्यादा एमडी, एक से ज्यादा मैनेजर, एक से ज्यादा होल टाइम डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर, मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर हो सक। एक ही बात है बे, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर एक ही बात तो है। क्वेश्चन सुनो, दिमाग में पहले से आंसर लेके मत आओ कि मैं यही पूछने वाला हूं, हम यही बोल देंगे। बट
तो होल टाइम डायरेक्टर हमारा आलू है ना, उसकी सब्जी तो सबके साथ बनाओगे ना। सबसेक्शन 2, ये जो मैनेजरियल पर्सन है ना, कौन सा वर्ड बोला बेटा मैंने, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए आई एम टॉकिंग अबाउट सबकी इकट्ठे, है ना। तो ये मैनेजरियल पर्सन है ना, इनका क्या करोगे, अपॉइंटमेंट या क्या करोगे, रीअपॉइंटमेंट। वो कितने टर्म के लिए होगा, एक टर्म जो मैक्सिमम 5 इयर्स की होगी। 5 साल से ज्यादा के लिए आप अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो हमने 1 अप्रैल 2020 को शर्मा जी को क्या बनाया, एमडी, और मैं 10 साल के लिए बनाना चाहता हूं, बना सकता हूं क्या, कितने साल के लिए मैक्सिमम, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, हाँ, बट कितना मैक्सिमम कितना रहेगा, मैंने 5 साल के लिए बनाया तो ये कब तक चलेंगे, 31 मार्च 25 तक। कब तक चलेंगे बेटा ये, कोई डाउट इसके अंदर। अब इनका 5 साल खत्म हो गया, क्या मैंने रीअपॉइंट कर सकता हूं, कितनी बार, जितनी बार करना उतनी बार। यहां रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहां आईडी जैसी प्रॉब्लम नहीं है, यहां रोटेशन के प्रोविजन नहीं है। मेरे को जितनी बार इनको रीअपॉइंट करना हो मैं उतनी बार कर सकता हूं, बट हां अपॉइंटमेंट करूं चाहे एक बार में 5 साल से ज्यादा के लिए नहीं करूंगा। मैंने 25 तक में किया, फिर मेरे को शर्मा जी को लाना है, मैंने फिर कर दिया, वो 30 तक चलेंगे। फिर शर्मा जी को लाना है, आप जब तक करना हो तब तक करो, बट हां ध्यान ये रखना है कि अपॉइंटमेंट या एक बार में, रीअपॉइंटमेंट कितनी ही बार हो सकता है, कितनी ही बार हो सकता है। ये पॉइंट आया समझ में अपने को, पूछ रहा हूं मैं कुछ, क्या समझ में आया बोलो। कि आप मैनेजरियल पर्सन का क्या करो चाहे, या आप लिखोगे तीनों वर्ड कि नो कंपनी शैल अपॉइंट एमडी और मैनेजर और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 5 इयर्स। ये समझ में आ गया अपने को। अब 31 मार्च 25 को 5 साल खत्म हो रहे हैं बेटा, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या हमें इनको रीअपॉइंट करना है, किसको, कब करूं, 31 मार्च 25 को, उसके बाद, उसके पहले। अब मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो भाई, 5 साल खत्म हो रहे हैं ना, तो जिस दिन एग्जैक्टली 5 साल खत्म हो रहे हैं उसी दिन करूं क्या, या प्रिकॉशनरी थोड़ा पहले कर लूं, या बाद में करूं। तो बेटा मैं कर तो कभी भी सकता हूं, बट अगर मेरी बात सुनो, अगर मान लो मैं इनका रीअपॉइंटमेंट करता हूं 10 अप्रैल 2025 को, कब करता हूं बेटा, तो 10 दिन का ब्रेक आ जाएगा ना, नहीं आ जाएगा ना, तो वो सही है क्या, मेरे को तो कंटिन्यूटी चाहिए ना, क्योंकि 31 मार्च को तो इसकी पोस्ट खत्म हो जाएगी ना, फिर तो बेटर है मैं पहले करूं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं कि 31 मार्च को ही हो, तो मैं पहले कर लूं। कितने पहले तक कर सकता हूं, लास्ट वाले ईयर में कर सकता हूं कभी भी। कितने पहले तक कर सकता हूं, लास्ट वाले ईयर में कर सकता हूं कभी भी। उसके पहले करना चाहूं तो नहीं, उसके पहले नहीं करूंगा। तो बोले जो रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो भी कितने साल से ज्यादा के लिए नहीं होगा, एंड नॉट अर्लियर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ हिज प्रेजेंट टर्म। मिला ऐसा आपको लिखा हुआ, हां, इसका मतलब समझ में आ गया। अब पहले का 1 साल मतलब 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च 25, इसके बीच में मैं कभी भी इसके रीअपॉइंटमेंट का क्या पास कर दूं, रेजोल्यूशन, क्या कि 31 मार्च को इसका ड्यूरेशन खत्म हो रहा है और मैं अभी से उसे क्या कर रहा हूं, रिन्यू कर रहा हूं, रीअपॉइंट कर रहा हूं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इनके अपॉइंटमेंट के लिए हमें शेयर होल्डर की अप्रूवल लगेगी, एमडी के अपॉइंटमेंट के लिए, मैनेजर होल टाइम डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट के लिए किसकी अप्रूवल लगेगी, अब शेयर होल्डर के अप्रूवल के लेने के लिए जनरल मीटिंग कॉल करना पड़ेगी। अब मान लो इस साल भर में कभी भी क्या हो रही है, जनरल मीटिंग हो रही है, तो मैं उस साल में कभी भी परमिशन ले लूंगा ना यार, कि नहीं ले लूंगा, ले लूंगा मैं।
बजाय इसके कि मैं स्पेशली कोई मीटिंग कॉल करूं तो मुझे साल भर का टाइम दिया है। कितना टाइम दिया है? हाँ, क्या टाइम दे दिया कि साल भर में आप कभी भी क्या कर लेना, रीअपॉइंट। बट मैं चाहूं कि 1 अप्रैल 24 के पहले कोई मीटिंग हो रही है उसमें कर लूं, कर सकता हूं क्या? नहीं कर सकता, है ना। तो क्या लिखा? नॉट अर्लियर देन 1 ईयर फ्रॉम दी एक्सपायरी ऑफ हिज प्रेजेंट टर्म। ये समझ में आया अपने को? बोलो। सब सेक्शन 3 में डिस्क्वालिफिकेशंस दिए। सब सेक्शन 3 के 4 पॉइंट है ना। ये प्रोविजन सीईओ सीएफओ पे या सीएस पे नहीं लगते हैं। क्यों? उनका डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है। बेसिकली एमडी का क्या होना जरूरी है? होल टाइम डायरेक्टर का भी क्या होना जरूरी है? मैनेजर का डायरेक्टर होना जरूरी। बट उस नालायक के पास पावर वही होते हैं नहीं, इसलिए ये 3 पावरफुल पोजीशन होती हैं, इसलिए इनके अलग से प्रोविजंस दिए। ठीक है, अब हमें डिस्क्वालिफिकेशंस दिए। अच्छा, एक चीज बताना भूल गया, 196 सारी कंपनी पे लगता है, पब्लिक पे भी और लिखा होगा। बट अगर वो अपॉइंट करना चाहती तो ये प्रोविजन कंप्लाई कर लेना। अगर वो अपॉइंट करना चाहती तो ये प्रोविजन कंप्लाई कर ले, जबरदस्ती थोड़ी। हाँ, वापस से बोलो, क्या बोला अपन ने? डिस्क्वालिफिकेशन। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं अपन? 196 सब सेक्शन। ये किसकी डिस्क्वालिफिकेशन है? केवल एमडी, मैनेजर और, ठीक है, एमडी और होल टाइम डायरेक्टर को तो 164 भी कंप्लाई करना है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, एज वेल एज ये कंप्लाई करना है। नहीं, बट मैनेजर पर केवल यही लगेगा? नहीं, मैनेजर पे 164 लग रहा है क्या? क्यों भैया? क्योंकि उसका डायरेक्टर होना जरूरी। बट अगर वो डायरेक्टर भी है तो फिर लग जाएगा। लॉजिकल चलना, रटना नहीं है ना। ये डिस्क्वालिफिकेशन स्पेसिफिकली इस पोस्ट के लिए। बट क्योंकि हमने आपको बताया एमडी और होल टाइम डायरेक्टर क्या होते हैं? डायरेक्टर भी होते हैं। क्या होते हैं? तो अगर वो क्या है, क्या है अगर वो, तो डायरेक्टर के प्रोविजन भी तो कंप्लाई करना है ना सारे। तो डायरेक्टर की कुछ डिस्क्वालिफिकेशन दी है क्या? बोले हाँ दिए ना। कहां? बोले 164 में। तो बोले वो भी कंप्लाई करना और ये भी कंप्लाई करना। ठीक है, बट मैनेजर केवल ये 4 पॉइंट ही कंप्लाई करेगा। पहला, जिस भी पर्सन को हम मैनेजरियल पर्सन बना रहे ना, मैनेजरियल पर्सन मतलब समझ में आया क्या? बोलो ना, दुखी क्यों कर रहे हो यार? तो जिस भी पर्सन को हम क्या बना रहे हैं, वो 21 से कम का नहीं होना चाहिए, 70 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब कम से कम 21 का हो वो, और मैक्सिमम 70 का हो। तो छोटे बच्चों को एमडी बना सकते हैं क्या? वो बाबूजी को 70 से ऊपर मतलब बाबूजी हो गए ना, उनको बना सकते हैं क्या? अरे दद्दू को बना मेरे को बना सकते हैं? मैं तो 150 साल का हूं ना, मेरे को क्यों बनाएंगे? समझ गया मतलब। अच्छा, वो किसी ने नहीं बोला सर आप तो 18 से ज्यादा के नहीं लगते हो, मतलब उनको मालूम है तुम अच्छी बातें थोड़ी बोलोगे मेरे लिए। हाँ, तो ये पहला पॉइंट समझ में आया, कितने से कम का नहीं हो। और पॉइंट है क्या समझ में? अब अगर हम 70 से ज्यादा वाले को अपॉइंट करना चाहते हैं तो एक्सेप्शंस दिए हैं। आज तो रात भर भी एक्सेप्शन वर्ड ही दिमाग में घूमेगा क्योंकि हर पॉइंट में एक्सेप्शंस है ना, बट पढ़ना पड़ेगा। ठीक, वो सिंपल है। 21 से कम वाले को नहीं बना सकते, कुछ एक्सेप्शन है नहीं। 70 से ज्यादा वाले को नहीं बना सकते, एक्सेप्शन है हाँ। बोला आप एक काम करो, आप जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके शेयर होल्डर की क्या ले लो, अप्रूवल। आप क्या कॉल करो बेटा, जनरल मीटिंग में कौन सा रिजोल्यूशन, किसकी अप्रूवल ले लो, क्या कि भैया हमें तो बाबूजी को क्या अपॉइंट करना है, बाबूजी
बाबूजी बोलना, दद्दू बोलना है, क्या बोलना है? तो बाबूजी को क्या अपॉइंट करना है अपने को? मैनेजर, एमडी नहीं, मैनेजरियल पर्सन, कुछ भी हो सकता है। एमडी बेटा फिर बोल रहा हूं 196, 197, 198, जब तक मैं स्पेसिफिकली ना बोलूं तब तक वो तीनों पे लगेंगे, तीनों पर। बाय चांस मेरे मुंह से निकल भी जा गलती से तो भी वो तीनों पे लगेंगे। हाँ, डिफरेंस होगा तो मैं खुद बता दूंगा पॉइंट आउट करके कि ये पॉइंट डिफरेंस का है, बाकी वो तीनों पे लग रहे हैं। ओ पागलों, भूख लगी है? लपड़ खाओगे? तो फिर पढ़ लो। सुनो, तो अगर 70 से ज्यादा वाले को अपने को अपॉइंट करना है, कितने से ज्यादा वाले को क्यों करना भाई? बाबूजी को अपॉइंट, एक्सपीरियंस है यार, एक्सपीरियंस लेना, हाथ पांव चल रहे हैं ना अभी, उनके अनुभव का हमें लाभ प्राप्त करना है ना कि नहीं करना है? इसलिए हम बाबूजी को क्या करना चाहते हैं? अपॉइंट। कंपनी किसकी? शेयर होल्डर की। तो 12 बार लिख के लाना। कंपनी किसकी है? शेयर होल्डर की है ना। तो शेयर होल्डर से पूछ लो ना यार, ये बाबूजी को अपॉइंट करना अपने को, कौन सा रिजोल्यूशन पास करके? और अगर क्या पास हो गया तो अपॉइंट कर लेंगे। कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे? बोलो पागलो, एमजीटी 14। कितने दिन में? कब से? क्यों कर रहे हैं एमजीटी 14 फाइल? तुमने यूनिवर्सल पढ़ा 117 कि जब भी क्या पास होता है एमजीटी 14 फाइल करना ही पड़ता है। ठीक है, अब इसमें एक नया पॉइंट आया, ध्यान से समझ लेना, और उसके आने के पूरे चांसेस एग्जाम में, है ना। अब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए हम क्या कॉल करेंगे? पक्का? सही में? जनरल मीटिंग में कौन आएंगे? हमने प्रपोज किया उनको रिजोल्यूशन पास करने के लिए, है ना। हमने स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए मैटर प्रपोज कर दिया, जनरल मीटिंग में प्रपोजल रखा हमने। सब खेबड़े एक नंबर के। सुनो तो सुनो गौर से क्लास वालों, सुनो। तो ये हमने जनरल मीटिंग में प्रपोजल रख दिया कि भाई इनको, बाबूजी को क्या करना है अपने को, बट क्या चाहिए? परमिशन चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब, हाँ, जैसे मान लो कंपनी की पेडअप कैपिटल थी 10 करोड़। कितनी थी पेडअप कैपिटल? सारे शेयर होल्डर आ गए, तो इसमें से 75% की क्या चाहिए? कंसेंट कि नहीं चाहिए? तभी स्पेशल रिजोल्यूशन होगा। अब हमने रिजोल्यूशन प्रपोज किया मीटिंग में पास होने के लिए, 60% ने फेवर में वोट दिया, 40 ने अगेंस्ट। क्या एसआर पास हो गया? तो फेल हो गया। एक अटेम्प्ट और लग जाएगा, इसलिए पढ़ लो ढंग से, है ना। अब क्या हम बाबूजी को अपॉइंट कर पाएंगे? हमारा दिल टूट जाएगा, बाबूजी का भी। हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो और कुछ भी हो सकता है। सुनो, एक्सेप्शन दिया है। सुनो, हाँ एक और। अब क्या बोला है कि हमने जनरल मीटिंग कॉल करी। क्या कॉल करी? फेवर के वोट अगेंस्ट के वोट से ज्यादा है, फेवर के वोट, बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास, लेकिन फेवर के वोट। और हमें लग रहा है कि भाई वो 70 से ऊपर वाले बाबूजी को मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करना जरूरी है। हमें लग रहा है कि वो कंपनी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। ये वर्ड मिला? तीसरी लाइन में नीचे नीचे लिखा होगा, स्टार्टिंग में मोस्ट बेनिफिशियल। हाँ, जोन सी भी लास्ट लाइन में लेफ्ट का पहला वर्ड होगा, पहला या दूसरा वर्ड। ठीक है। हमें क्या लग रहा है, जैसे हमारे बाबूजी को ने, अब जैसे रतन टाटा को ही ले लो यार, रतन टाटा भी 70 से ज्यादा के ही है, मान लो 70 से ज्यादा के। अब एक्सपीरियंस है उनके पास, और शेयर होल्डर चाहते हैं वही हमारे एमडी रहे, है ना। तो फिर रिजोल्यूशन पास करें। अब रिजोल्यूशन पास कर रहे थे, मालूम पड़ा मिस्त्री अंकल ने टांग अड़ा दी बीच में, मिस्त्री, और स्पेशल पास ही नहीं हुआ।
19-20% शेयर तो उसके पास भी है, नहीं करने दिया उसने स्पेशल रिजोल्यूशन पास। तो फिर जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसके पास जाएं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास जाएं? क्या बोले? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जो बाबूजी है ना, इनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और इनको मैनेजरियल पर्सन अपॉइंट करना कंपनी के लिए मोस्ट बेनिफिशियल है। बट स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, बट क्या हो गया है? ऑर्डिनरी पास हो गया। कहने का मतलब तो ये ऑर्डिनरी पास हो गया है, बट हम ऑर्डिनरी बोल नहीं सकते क्योंकि हमने रेजोल्यूशन स्पेशल प्रपोज किया था। तो हम क्या बोलेंगे कि फेवर के वोट अगेंस्ट के वोट से ज्यादा, मतलब मेजोरिटी तो चाहती है कि ये अपॉइंट हो, बट क्या पास नहीं हुआ है? बट इनको अपॉइंट करना कंपनी के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या दे दी? क्या दे दी? कर ले अपॉइंट, कोई टेंशन नहीं। जाया समझ में? बोलो। रोक, बोल, क्या बोल रहा? पूरा ले लें। क्या है? पहले डिस्क्वालिफिकेशन कितने से कम का और नहीं होना चाहिए। 21 से कम वाले को तो हम बना भी नहीं सकते, उसका एक्सेप्शन नहीं है। से थैंक्स, वेरी गुड। फिर बट 70 से ज्यादा वाला का क्या है? थैंक यू वापस। अब क्या बोला? अगर इन्हें अपॉइंट करना है तो हम जनरल मीटिंग में एसआर मतलब कम से कम 75% की कंसेंट नालायक को, ठीक है। अब अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हम प्रोफेशनल में आ जाएंगे, ठीक है। बट अगर रिजोल्यूशन क्या हो गया तो फिर एक एक्सेप्शन और है कि आप पहले ये चेक करो कि काय के वोट अगेंस्ट के वोट से, फिर किसके पास चले जाओ? सेंट्रल गवर्नमेंट को सेटिस्फाइड कर दो कि बाबूजी का अपॉइंट होना कंपनी के लिए बेनिफिशियल मत लिखना, क्या लिखना? सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड हो गई ना, वो आपको परमिशन दे देगी और आप बाबूजी को क्या अपॉइंट कर सकते हो? एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, जो भी आप उनको बनाना चाहते हो। अब भाई आया समझ में? राहुल है, कौन है बेटा? 20 साल का है। कितने साल का है? हम उसे डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। हम उसे डायरेक्टर बनाना चाहते हैं। जिसने नहीं बोला था ना वो 10 बार लिख के लाना अब इसको, है ना। इसलिए क्वेश्चन पहले पूरा सुन लिया करो फिर रिएक्ट करा करो। राहुल कितने साल का है? हम उसे क्या बनाना चाहते हैं? बना सकते हैं आदित्य? बना सकते नहीं बना सकते? अब वो डायरेक्टर बन गया, हम उसे मैनेजमेंट के सब्सटेंशियल पावर देना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि अगर उसे मैनेजमेंट के क्या दिए तो वो क्या बन जाएगा? और एमडी होने के लिए कम से कम 21 की एज चाहिए। तो जो 21 से कम वाला है ही कैन बी अपॉइंटेड एज बट नॉट मैनेजरियल पर्सन। बट मुझे ये पता नहीं था ना कि तेरे को पता है, क्योंकि शक्ल से तो तू लगता नहीं इतना समझदार। कर लोगे? राहुल 17 साल का है, उसे डायरेक्टर बनाना। So my question is, can a minor be appointed as a director? 4 नंबर में इसका आंसर कल सब लिख के लेकर आना। डिस्क्वालिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है, समझा? इसलिए तू 2 बार आंसर लिख के लाएगा। ये क्वेश्चन मान के चलो एग्जाम में आ गया है, क्या माइनर को डायरेक्टर बनाया जा सकता है? 4 नंबर में अपने विचार व्यक्त करो। कल जो कॉपी में लिख के लाएगा उसको मैं आंसर बता दूंगा, और जो नहीं लिख के लाया उसको मैं भगा ही दूंगा, है ना। जा गया समझ में? रोक भाई। नेक्स्ट सबसेक्शन 3, डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं हुआ, अभी तो पहला पॉइंट ही हुआ था, है ना। सेकंड, बाकी 3 तो बहुत इजी है। इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, है ना। सेकंड पॉइंट क्या नहीं होना चाहिए बेटा?
इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए। तीसरा, उसने अपने क्रेडिटर के साथ उनका पेमेंट सस्पेंड नहीं किया हो, न ही क्रेडिटर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। वो व्यक्ति, उसने क्रेडिटर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हो। क्रेडिटर के साथ कॉम्प्रोमाइज मतलब ही इज नेक्स्ट टू इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट होने वाला है। इंसॉल्वेंट कौन डिक्लेयर करती है? कोर्ट। अब भाई अगर कोर्ट में जाएगा तो उसके माथे पर कायगा ठप्पा लग जाएगा? इंसॉल्वेंट का। उसने आउट ऑफ कोर्ट क्रेडिटर्स के साथ क्या कर लिया? सेटलमेंट। ये समझाकर कि भाई अगर कोर्ट गए तो 10-20 साल वैसे लग जाएंगे और पैसे तेरे को मिलने नहीं है, तो बेटर है पैसे में तेरे को थोड़े बहुत आज दे देता हूं, बट तू क्या कर ले मेरे साथ? कॉम्प्रोमाइज। कि अगर तेरा ₹1,00,000 बचा था तो मैं 40-50 हजार रुपए दूंगा और लिख कर दे दे कि पूरा डेट क्या हो चुका है, सेटिस्फाइड। तो इस तरह से अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सेटलमेंट कर रहा है, इट मींस उसकी हरकतें तो इंसॉल्वेंट वाली ही है। हालांकि उसके माथे पर ठप्पा नहीं लगा कोर्ट के द्वारा इंसॉल्वेंट का, उसको भी नहीं बना सकते। लास्ट, अगर उसे सजा दी गई है ना, कन्विक्टेड इन एन ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस? कौन सा ऑफेंस? कोई सा भी ऑफेंस। मॉरल टर्पिडिटी लिखा, कोई से भी ऑफेंस में अगर वो कितने महीने से, 6 महीने से ज्यादा की, क्या ले लेता है? सजा। कोई से भी ऑफेंस में अगर वो 6 महीने से ज्यादा की, क्या मिल जाती है उसे? सजा। नहीं बना सकते। चारों पॉइंट क्लियर हो गए? चलो बाकी के 3 रिवाइज कर लो फटाफट से। पहला पॉइंट क्या था?